गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। पिछला टॉपिक हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा यूरोप मंदी के दौर से गुजरा, यानी मंदी के साल। वो 3 वर्ष ऐसे थे 1929 से 1932 के मध्य का समय, जहाँ पर जो पूरा यूरोप है वो मंदी से जूझ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की मार, उसके बाद में इतना खरबों रुपया खर्च हो गया प्रथम विश्व युद्ध में कि बहुत से देशों को कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ा। साथ में वर्साई की संधि में आर्थिक जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई का जो सारा भार था वो जर्मनी के ऊपर लाद दिया गया। जर्मनी पहले ही पर आर्थिक रूप से पिछड़ चुका था और फिर उसके बाद में पूरा आर्थिक भार जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया, वाइमर गणराज्य के ऊपर डाल दिया गया। अमेरिका ने आर्थिक मंदी से उबारने के लिए जर्मनी की थोड़ी बहुत मदद की। थोड़ी स्थिति सामान्य होने लगी जर्मनी की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया 1929 में कि पूरा यूरोप आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। यहाँ तक कि अमेरिका भी, जो सबसे शक्तिशाली देश था, और ये कहते हैं कि उस समय अमेरिका ने बहुत से देशों को कर्ज दिया। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत था अमेरिका। परंतु उस समय उस आर्थिक मंदी के दौर में इस दौर ने अमेरिका को भी प्रभावित किया। शेयर मार्केट गिर गए, कीमतें बढ़ने लग गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। ये कई ऐसे घटनाक्रम घटने लग गए उस समय आर्थिक मंदी के दौर में, जिसके प्रति जर्मनी की हम बात करें तो वाइमर गणराज्य के प्रति लोगों का जो भाव था वो कम हो गया और अधिकतर जो झुकाव था वो नाज़ीवाद की ओर हो गया। नाज़ीवाद को समझें उससे पहले देखते हैं कि नाज़ीवाद का जन्म कैसे हुआ। किस तरह से एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने अपनी शक्ति को संगठित किया और पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में धकेल दिया। अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा था उस समय यूरोप में, और जरूरत थी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जर्मनी में लोगों को उबार कर लाने की। तो इसके लिए जर्मनी के लोगों में एक उम्मीद की किरण नजर आई हिटलर के रूप में, एडोल्फ हिटलर। अब थोड़ा हिटलर के बारे में हम जान लेते हैं कि हिटलर कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, क्या कार्य इन्होंने किया और किस तरह से इन्होंने अपनी शक्ति को जुटाया। एडोल्फ हिटलर एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। यानी कि समझ लीजिए एक मध्यम गरीब परिवार में जन्मे एडोल्फ हिटलर। बिल्कुल ही गरीब परिवार था इनका। उनका जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर, व माता का नाम क्यारा हिटलर। याद रखेंगे, एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889
ऑस्ट्रिया में। और इनके पिता जो थे एलोइस हिटलर और माता का नाम क्यारा हिटलर। मैंने पहले बताया था कि एक गरीब परिवार से थे। 17 वर्ष के जब ये हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई और रोजी रोटी के लिए इन्होंने काम धंधा ढूंढना प्रारंभ कर दिया। और आगे चलकर जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के मध्य, इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, सेना ज्वाइन कर ली। सेना ज्वाइन की तो सेना में संदेशवाहक के रूप में ये कार्य करते थे, परंतु आगे चलकर इस कार्य को छोड़कर ये सैनिक बन गए। और सैनिक बनकर इन्होंने बहुत सी वीरता का परिचय दिया। बहुत सी ऐसी जगह थी वहाँ पर इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इसीलिए इन्हें एक उपाधि मिली थी आयरन क्रॉस, यानी कि इनकी वीरता से खुश होकर इन्हें सेना में कौन सी उपाधि दी गई? आयरन क्रॉस, यानी आयरन क्रॉस से इसको नवाजा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये घायल हो गए। ये घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन उसी समय प्रथम विश्व युद्ध में 1918 में जर्मनी की हार हो गई तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। यानी जर्मनी की हार से इन्हें बड़ा दुख हुआ। और सबसे बड़ा दुख हुआ वर्साई की अपमानजनक संधि से। भाई जर्मनी की हार से तो दुख हुआ ही हुआ, लेकिन और दुख क्या हुआ कि वर्साई में जो जर्मनी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया उसका इन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। आगे चलकर 1919 में इन्होंने एक पार्टी थी, छोटी सी संगठन था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी कि एक छोटी सा एक संगठन था, एक दल था जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो हिटलर थे उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली। और आगे चलकर धीरे धीरे इसने इस पार्टी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि पहले इसमें एक सदस्य के रूप में भर्ती हुए जर्मन वर्कर्स पार्टी में, लेकिन अपने प्रभाव की वजह से इन्होंने इस पूरी पार्टी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और आगे चलकर इसने इस जर्मन जो वर्कर्स पार्टी हो इसको क्या कर दिया? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि पहले कौन सी पार्टी थी? 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसमें इन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली, लेकिन अपने प्रभाव के कारण, अपने कार्यों के कारण इसने इस पार्टी के ऊपर क्या कर लिया? हिटलर ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया इन्होंने? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, यानी एक नया नाम बना दिया इसका, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। और बाद में यही जो पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाजी दल के नाम से जानी गई। नात्सीवादी या नाजी दल एक ही चीज है, इसके नाम से ये जाने लग गई। अब कहीं ना कहीं हिटलर के मन में जो भाव था वो यही था कि वर्साई की संधि में जो अपमान हुआ मुझे इसका बदला लेना है, जर्मनी की हार का बदला लेना है। इसलिए उसने नाजी दल एक दल बना लिया, अपनी एक पार्टी बना ली और इसके समर्थन से अपने खोए हुए वजूद को प्राप्त करने का प्रयास करने लग गया। और उसने 1923 में बवेरिया और बर्लिन, ये दो जगह थी, यानी कि बवेरिया और बर्लिन। 1923 में हिटलर ने क्या किया?
बवेरिया और बर्लिन के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने की योजना बनाई। यानी कि वो बदला लेना चाहता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। तो इसलिए इसने सत्ता स्थापित करने के लिए बवेरिया व बर्लिन, इसके ऊपर सत्ता स्थापित करने के लिए इसके ऊपर चढ़ाई की योजना बनाई। लेकिन वह योजना क्या हो गई? असफल हो गई। यानी कि नाजीवाद को बढ़ा रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था और अपने खोए हुए वजूद को प्राप्त करना चाहता था, जर्मनी के खोए हुए वजूद को। इसलिए 1923 में हिटलर ने बवेरिया और बर्लिन के ऊपर चढ़ाई करने की योजना बनाई ताकि इनको जीतकर अपन इनके ऊपर सत्ता स्थापित कर सके। लेकिन ऐसा करने में वो क्या हो गया? असफल। असफल हो गया। इसको गिरफ्तार कर लिया गया, हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, काफ़ी समय तक जेल में रहे और अंत में जाकर इन्हें रिहा कर दिया गया। यानी कुछ समय बाद में जेल से इनको रिहा कर दिया गया। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी। यानी 1923 में जब ये बवेरिया और बर्लिन के ऊपर योजना बना रहे थे सत्ता स्थापित की, गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा थी और उस पुस्तक का नाम था मीन काम्फ। यानी कि इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। जेल में रहते हुए हिटलर ने कौन सी पुस्तक लिखी? मीन काम्फ, यानी कि मेरा संघर्ष। फिर जेल से वो रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद में जो एक आर्थिक मंदी का जो समय चल रहा था 1929 में, वो हम सब पढ़ चुके हैं पहले कि आर्थिक मंदी का दौर आ चुका था। लोग बेरोजगार हो गए थे, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, लोग सड़कों पे आ गए थे, आंदोलन कर रहे थे। और इस मंदी के दौर में कहीं ना कहीं नात्सीवादियों ने जन आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो इस मौके को भुनाना चाहते थे। वाइमर गणराज्य के खिलाफ लोग थे, तो नात्सीवादी जो हिटलर के समर्थक थे वो ये चाहते थे कि इस दौर में अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो लोगों का रुझान हमारी तरफ हो जाएगा। तो इस मंदी के दौर में जहां लोग बेरोजगार थे, उद्योग धंधे ठप हो चुके थे, जो नात्सीवाद थे इन्होंने जन आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया, लोगों को अपनी ओर रिझाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लग गए, जिसे नात्सी प्रोपेगेंडा के नाम से भी जाना जाता है। यानी नात्सी प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि जनमत, यानी जनता जो है, जनमत, जनता का मत, उसको प्रभावित करने के लिए, यानी जनता को प्रभावित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार। यानी कि हर पार्टियां प्रचार करती है, जनता को रिझाने के लिए तरह तरह के पोस्टर लागू करती है, तरह तरह की फिल्में दिखाई जाती है प्रचार से रिलेटेड। तो ये क्या होता है? प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब यही होता है कि जनमत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला विशेष प्रकार का प्रचार। एक प्रकार का प्रचार होता है प्रोपेगेंडा, जिससे फिल्मों के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा जनमत को अपनी ओर प्रभावित करना होता है। वो क्या कहलाता है? प्रोपेगेंडा। उस प्रोपेगेंडा के तहत इन्होंने काफी पोस्टर निकाले, काफी प्रचार किया और जनमत का संग्रह जुटाना प्रारंभ कर दिया। 1929 के जो चुनाव हुए संसद के, 1929 जर्मन संसद के जब चुनाव हुए तो नाजीवादी पार्टी थी चुनाव में, इन्होंने चुनाव लड़ा साथ में। नाजीवादियों ने जब चुनाव लड़ा तो इन्हें मात्र उस समय 2.6% यानी 2.6% वोट ही प्राप्त हुए। 2.6% वोट ही इनको प्राप्त हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी।
फिर भी लोगों के बीच में जुड़े रहे, लोगों से संपर्क बनाए रखा इन्होंने। और एक वक्त ऐसा है कि लोगों को ये लगने लग गया कि अब हिटलर ही हमें इस प्रकार की व्यवस्थाओं से अलग ले जा सकता है। बेरोजगारी है, उद्योग धंधे ठप हो गए, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, तो इन चीज़ों से हमें कौन उबार सकता है? हिटलर ही। और जब 1932 में चुनाव हुए दोबारा से, 1932 में जब फिर से चुनाव हुए जर्मनी में, तो यही नाज़ी पार्टी लगभग 37% वोट प्राप्त करके नंबर 1 पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। यानी कि 37% वोट इन्होंने प्राप्त किए, जहां 1929 में 2.6% वोट। लेकिन लोगों का रुझान इसने जुटाना प्रारंभ किया, काफ़ी मेहनत की, प्रयास किया, लोगों को विश्वास दिलाया कि आपके हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा, आपको आपके अधिकार दिलाऊंगा, रोजगार आपको दिलाऊंगा, आपके उद्योग धंधे सुचारू रूप से चलेंगे, आपके अधिकारों को बचाए रखूंगा। और जो जर्मनी का अपमान हुआ था वर्साई की संधि में, या जो जर्मनी की हार हुई है, उसका भी मैं बदला लूंगा, आपके सम्मान को बचाऊंगा मैं। और इसी के तहत 1932 में जब चुनाव हुए तो 37% वोटों के साथ ये पार्टी नंबर 1 के रूप में उभर कर सामने आई। हिटलर के बारे में बता दूं, एक जबरदस्त वक्ता थे हिटलर। अपने भाषण के द्वारा पूरी पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, अपने भाषणों के द्वारा। और उस समय दौर भी ऐसा ही था कि लोगों को इस प्रकार की उम्मीद हो गई थी हिटलर से कि कहीं ना कहीं ये जो आज संकट जर्मनी में हो रहा है, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से या राजनीतिक स्थिति से, इन सभी स्थितियों से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो हमें निकाल सकता है, और वो कौन है? एडोल्फ हिटलर। आगे चलकर उसने जो पार्टी थी नाजीवादी, उसका जो चिन्ह था वो था स्वास्तिक। नाजीवादी जो पार्टी थी वो लाल रंग का झंडा होता था, लाल रंग के झंडे में किसका चिन्ह बना हुआ था? स्वास्तिक का। तो इस झंडे को चुनाव प्रचार के रूप में वो काम में लेते थे। और अब कहीं ना कहीं वहां के लोगों को ये लगने लग गया कि जो हिटलर है वो हमारे लिए क्या है? मसीहा है, एक अवतार है। यानी कि हमें न्याय दिलाने के लिए हिटलर ने अवतार लिया है। वह एक मसीहा है, एक रक्षक है। और इस प्रकार की व्यवस्थाओं से जो तबाही हो रही है, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, आर्थिक मंदी से उबारने के लिए, इन सभी चीजों से उबारने के लिए अवतार के रूप में किसने जन्म लिया है? एडोल्फ हिटलर ने। तो हिटलर के प्रति जर्मन लोगों की जो सहानुभूति थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। और अपने भाषणों के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा, नाज़ीवादी पार्टी के प्रचार के द्वारा उसने बहुत से जो जर्मनी के लोग थे उनको अपनी ओर आकर्षित किया, प्रभावित किया। यही एक वजह ऐसी थी कि आगे चलकर जर्मन जो लोग थे उनकी पूरी की पूरी जो आस्था थी वो किसके साथ हो गई थी? एडोल्फ हिटलर के साथ हो गई। तो ये छोटा सा एक संक्षिप्त सा परिचय मैंने आपके सामने रखा है हिटलर का। कहाँ जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, सेना में भर्ती हो गए, जर्मनी की सेना हार गई प्रथम विश्व युद्ध में, फिर बदला लेने के लिए उसने क्या किया, नाजीवादी पार्टी किस प्रकार से बनाई, प्रचार किया, प्रोपेगेंडा अपना खुद का निर्धारित किया कि किस तरह से पोस्टरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जनता को अपनी ओर प्रभावित कर सकें। और आगे चलकर उसने इन कार्यों को किया भी और लोगों को आश्वासन दिया कि इस हालात से केवल मैं ही आपको निकाल सकता हूँ। उसने अपनी पुस्तक लिखी, उसकी जो जीवनी थी मेन कॉफ मेरे संघर्ष में उसने लिखा है। उसकी जो पार्टी का जो चिन्ह था वो क्या था? स्वास्तिक। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ ली है हिटलर के उदय में।